दिल शेर का होता है। शेर गरजता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, शेर सौम्य दिखाई देना चाहिए, पूजा नहीं होनी चाहिए। अरे हिंदुस्तान में पूजा नहीं होगी तो कहां होगी? फिलहाल इस कार्यक्रम को मुझे यहीं समाप्त करना होगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। सीधा सा सवाल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि क्या एक वर्ग की बढ़ती आबादी से अराजकता बढ़ने का खतरा है? मैं फिर से सवाल को रिपीट करूंगा, क्या एक वर्ग की बढ़ती आबादी से अराजकता बढ़ने का खतरा है? मतलब मूल निवासियों की आबादी घटेगी तो क्या अराजकता बढ़ेगी? देश नहीं झुकने देंगे, आप सभी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह भी ध्यान रखना होगा कि समुदायों के बीच आबादी का संतुलन ना बिगड़े, मूल निवासी कम हो जाएं, एक वर्ग की आबादी बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर अव्यवस्था और अराजकता समाज में पैदा हो सकती है। पहले वो बयान सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। सुनाइए योगी आदित्यनाथ का बयान। चिंता का विषय हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। ये बयान एक बार फिर से सुनाइए, ये बयान एक बार फिर से सुनाइए। अब शब्दों को आप समझ गए होंगे कि जब संतुलन बिगड़ता है, डेमोग्राफी चेंज होती है, संतुलन बिगड़ता है, तो एक समय के बाद अराजकता और अव्यवस्था पैदा हो जाती है। बयान को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को, उसका मतलब हम आपको समझाएंगे। हर कोई डिबेट कर रहा है जनसंख्या नियंत्रण पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान के मतलब मायने आप समझेंगे जब आप इस बयान को बहुत ध्यान से समझेंगे कि अगर एक वर्ग की आबादी असंतुलित तरीके से बढ़ती है तो फिर अव्यवस्था और अराजकता बढ़ती है। सुनिए एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के बयान को। चिंता का विषय हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। मतलब इसको इस तरीके से समझिए, जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाए और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाए तो फिर क्या होता है? तो फिर अराजकता होती है। मतलब हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही देश में शांति की गारंटी है क्या? हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही देश में सेकुलरिज्म की गारंटी है क्या? ये सवाल उठ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इस बयान के। वैसे इस बयान को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है कि भाई एक वर्ग की आबादी बढ़ेगी तो क्या अराजकता बढ़ जाती है क्या देश में? समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हुए कहा कि औलाद अल्लाह की देन है। और वैसे से आप पूछ रहे हैं कि क्या मुसलमान इस देश के मूल निवासी नहीं है क्या? कि मूल निवासियों की संख्या घटेगी तो अराजकता बढ़ जाएगी, मुसलमान मूल निवासी नहीं है क्या? लेकिन इन तमाम सवालों के अलावा आबादी में असंतुलन का एक सच यह भी है कि जो कश्मीर से जामताड़ा तक और कैराना से केरल तक देखा गया। ध्यान से समझिए, देखिए आबादी में असंतुलन की वजह से कश्मीर हिंदू विहीन हो गया। वहां पर भी क्या हुआ समझिए ना, वहां पर भी तो डेमोग्राफी चेंज हो गई थी ना, फिर हिंदू नरसंहार हो गया था। ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर, डेमोग्राफी चेंज हुई, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गए, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गए, फिर देखिए नरसंहार हुआ। तो यहां क्या योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं कि एक वर्ग की आबादी असंतुलित तरीके से बढ़ती है तो फिर यही होता है? यही हुआ 3 लाख पंडितों का नरसंहार। क्या वो सही कह रहे हैं? मुस्लिम इलाकों में जबरन जो है शुक्रवार की छुट्टी होने लग गई, ये भी खबर आई थी। मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरन शुक्रवार की अब जो है छुट्टी होगी, शुक्रवार को होगी। यही नहीं, कैराना याद करिए 2016 में हिंदू परिवारों का पलायन हुआ था। मतलब यह अराजकता का माहौल होता है कि जब बहुसंख्यक जो है धर्म विशेष के लोग हो जाते हैं तो क्या ये चीजें पैदा हो जाते हैं हालात। बंगाल में कुछ मुस्लिम बहुल गांव में दुर्गा पूजा बैन है। राजस्थान टोंक के मालापुरम में 800 हिंदू परिवारों का पलायन हो गया। हरियाणा मेवात इलाका जो है उसकी क्या स्थिति है डेमोग्राफी चेंज के लिहाज से वो हर कोई जानता है। क्या इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ देश में आबादी में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है? या फिर मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में है लेकिन उनके वोट बैंक की राजनीति करने वाले ऐसा बताना नहीं चाहते? जो आंकड़ा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको एक बार स्क्रीन पर डालिए, क्योंकि यह आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण है, इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जहां जहां बताना है बताइएगा। मैं एक निचोड़ बता रहा हूं इस आंकड़े का। मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर में रिकॉर्ड कमी आई है। अब होता यह है कि वोट बैंक की वजह से जो नेता है ना मुस्लिम, जो मुसलमानों के रहनुमा बनने की, वो तो विरोध करते नहीं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में भी इस चीज को लेकर अवेयरनेस है। मुस्लिम प्रजनन दर 2.62 से घटकर 2.36 हो गई है।
ये सबसे तेज गिरावट है। इस डिबेट को बहुत ध्यान से समझिएगा। मुस्लिम महिलाओं में भी अवेयरनेस है, वो भी जनसंख्या नियंत्रण के साथ हैं। मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है इसको लेकर, लेकिन नेता कहते हैं अल्लाह की देन है, ओवैसी साहब आके वो भड़काते हैं कि नहीं भाई इससे थोड़ी ना होगा, ये तो मजहब में दखल अंदाजी है। सबसे तेज गिरावट के बाद भी हालांकि दूसरे धर्मों से ज्यादा है, मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट आई। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल देखिए ये प्रजनन दर, इसको थोड़ा सा अगर हम जूम कर दे कैमरे को, जो ओवरऑल प्रजनन दर है वो हिंदुओं में 1.94% है, मुसलमानों में 2.36% है, ईसाइयों में 1.886, सिखों में 1.61, बौद्ध जैन। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुसलमानों में 2.36 है। हालांकि ये जो आंकड़ा है वो आपको बता दें नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे NHFS का है, जिसमें बताया गया कि 2.62 से घटकर 2.36, मतलब इस आंकड़े को देखिए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज समझता नहीं है इन चीजों को, मुसलमान समाज भी समझता है, और इसलिए मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर में रिकॉर्ड कमी देखने को मिली है। लेकिन नेता हैं, वोट बैंक की मजबूरी के चक्कर में उनको लगता है अपीजमेंट हो रही है, इसलिए चीजें कर दी जाती है। बहुत बड़ा पैनल है, अश्विनी उपाध्याय हैं, बीजेपी के नेता हैं और एडवोकेट हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद साहब हैं, रिलीजियस कमेंटेटर हैं, दानिश कुरैशी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं। अच्छा, ये भी आंकड़ा इसलिए बताना जरूरी, ज्यादा बच्चे क्या वोट बैंक के लिए अच्छे होते हैं क्या? देखिए यूपी में औसत, अच्छा यूपी में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऐसा भाई यूपी में ऐसा है, यूपी में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर ज्यादा है। यूपी में औसत देखिए यूपी में हिंदू जो महिलाएं हैं उनकी जो प्रजनन दर है वो 3.06% है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की जो है वो 3.6 है। तो योगी आदित्यनाथ का डर भी सही है कि वो तो यूपी की बात कर रहे हैं ना, यूपी में एक वर्ग की बढ़ती आबादी, तो मुस्लिम महिलाओं की उत्तर प्रदेश में 3.6 है प्रजनन दर। डिबेट शुरू करेंगे। अश्विनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के नेता एडवोकेट हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद साहब है, रिलीजियस कमेंटेटर हैं, अनुराग भदौरिया जी नजर आ रहे हैं। अनुराग भाई बहुत बहुत स्वागत, समाजवादी पार्टी से हैं। दानिश भाई स्वागत, अश्विनी उपाध्याय जी स्वागत, डॉक्टर रिजवान अहमद है, और मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जी हैं, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। लेकिन पहले मैं अश्विनी उपाध्याय जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये जो आप लोग कहते हैं कि एक वर्ग की बढ़ती आबादी से अराजकता का खतरा, तो लगता है आप लोग कहते हैं कि भाई हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही देश में शांति की गारंटी है, कि अगर ये लोग बढ़ गए तो फिर अराजकता हो जाएगी। ये मैसेज क्यों होता है? जनसंख्या को हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देखना कि हिंदू मेजॉरिटी में है तब तक देश में शांति है? देखिए, जनसंख्या को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देखना, जनसंख्या को शांति और अशांति के नजरिए से देखना। एक देश पर्शिया था, बड़ा शांत था, समृद्ध था, ईरान बन गया, अशांत है। एक देश तक्षशिला था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, रावलपिंडी बना, अशांत है। एक राज्य कैकेय था, जहां से रानी कैकेयी आई थी, भरत का ननिहाल था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। जब से पेशावर बना, रोज बम फूट रहे। एक राज्य आपका गंधार था, जो दुर्योधन का ननिहाल था, जहां से रानी गांधारी आई थी, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। जब से वो कंधार बना, अफगानिस्तान बना, अशांत पड़ा हुआ है। इसी तरीके से आपका तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, उज्बेकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। हाँ, बहुत स्वाभाविक सी बात है। 1400 साल पहले जिन सब ये मैं आपको जिन राज्यों का नाम, देशों का नाम बताया, एक्चुअल में इनके नाम ही अलग थे। अभी लगभग 55 देश ऐसे हैं जहां पे उनके नाम भी नहीं बचे। यानी आपको दुनिया के नक्शे में गंधार देश नहीं मिलेगा, अफगानिस्तान मिलेगा। दुनिया के नक्शे पे आपको कैके नहीं मिलेगा, पेशावर मिलेगा। दुनिया के नक्शे पे आपको तक्षशिला नहीं मिलेगा, रावलपिंडी मिलेगा। तो मैं ऐसे ये कह रहा हूं कि 55-60 देश बात वो नहीं है, बात ये है जब डिबेट ये मैं करने आ रहा था ना, एक मिनट सुनिए ना अश्विनी भाई, एक मिनट सुनिए ना। आप लोगों पर आरोप ये लगता है कि आप लोग ना डराते हैं कि ये लोग, इन लोगों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी आने वाले टाइम में। मतलब मुसलमान भाइयों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उससे तो फिर हिंदू जो है वो कम हो जाएंगे, मुसलमान बढ़ जाएंगे। आप लोग डराते हैं फिर देश में अराजकता हो जाएगी। ये डराने वाली चीजें हैं कि हिंदू जब तक मेजॉरिटी में है तब तक ही देश में शांति है। एक वर्ग विशेष की बढ़ती आबादी अराजकता के लिए खतरा है। मुझे वो समझना है ये नैरेटिव क्या है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। एक सोच है विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास। एक दूसरी सोच है एको हम द्वितीयो नास्ति। और ये जो टकराहट है ये आज से नहीं है, जब से पृथ्वी बनी। एक बार विष्णु पुराण में आपके
करोड़ों दर्शकों से कहूंगा विष्णु पुराण पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो विष्णु पुराण धारावाहिक देखिए जो बी.आर. चोपड़ा साहब ने बनाया था। आप अमन चोपड़ा है, वो बी.आर. चोपड़ा साहब ने धारावाहिक बनाया था, इसलिए कह रहा हूं बी.आर. चोपड़ा साहब का विष्णु पुराण देखिए। आपको यह पता चलेगा कि जब से ये पृथ्वी बनी है तब से दो संस्कृतियों की लड़ाई है। हम आजकल उसको धर्म बनाम मजहब कह देते हैं, एक्चुअल में पहले देवदानों में लड़ाई होती थी, मानव राक्षस में लड़ाई होती थी, आए दिन देवासुर संग्राम होता था। तो ये सोच की है, एक सोच कहती है कि महिला पुरुष बराबर, सभी भाई बराबर, जो जितने मनुष्य हैं सबके अंदर आत्मा है, सब आत्मा है इसलिए सब परमात्मा है, एक ये सोच है। दूसरा का ना ना ना, महिलाएं ये नहीं जा सकती, महिलाएं जन्नत नहीं जा सकती, महिलाओं को ये करना जरूरी है, वो पुरुषों के बराबर नहीं है, बेटियां बेटों के बराबर नहीं हो सकती, एक अलग सोच है। इसलिए कह रहा हूं ये जो दो तो सोच का उनकी टकराव सोच है ना, उन तक सीमित है ना, वो थोड़ी ना मेजोरिटी में आ रहे हैं। कहीं आप लोग तो डराते रहते हैं। नहीं, वो सीमित नहीं है, नहीं तो डराते, वो तो सीमित मेजोरिटी में थोड़ी ना आ रहे हैं भाई। 1947, अरे मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट। अभी तो 100 करोड़ हिंदू है ना, में भारत का 140 करोड़ में से 100 करोड़ हिंदू हैं। आप लोग तो ऐसे डराते हैं इतनी तेजी से बढ़ रही है, वो बढ़ जाएंगे, हम हिंदू कम हो जाएंगे। एक मैं आपको अमन जी का कोई यूनिक आंकड़ा बताता हूं। हाँ। जिन राज्यों में मुस्लिम फुल मेजोरिटी में है, जैसे कश्मीर में 96% हो चुके हैं, या लद्दाख में, लक्षद्वीप में 97% हो चुके हैं, वहां उनका वहां वो हम दो हमारे दो फॉलो कर रहे हैं, जहां 97% हो गए। लेकिन जहां वो 8% है, 10% है, 12% है, 15% है, उनका TFR देख लीजिए आप लक्षद्वीप का और लद्दाख का और कश्मीर का TFR देखिए मुस्लिम्स का, और आप यूपी, बिहार, बंगाल का TFR देखिए, बहुत जमीन आसमान का अंतर। इसलिए कह रहा हूं जहां फुल मेजोरिटी हो गई है वहां पॉपुलेशन कंट्रोल है, जहां फुल मेजोरिटी में नहीं है इसका मतलब फुल मेजोरिटी लेने की कोशिश की जा रही है, एक तरीके का लेने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा एग्जांपल बताता हूं, 75 साल पहले देश का विभाजन हुआ था। देश का जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान में लगभग 24% नॉन मुस्लिम थे। आज की डेट में पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम 1% बचे हुए। ऐसा नहीं है कि जो नॉन मुस्लिम थे वो नपुंसक थे, या नॉन मुस्लिम बहन बेटियां बाज थी उनके बच्चे नहीं हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या हुआ, खत्म हो गए, क्योंकि सोच आ गई एको हम द्वितीयो नास्ति। दूसरा यहाँ भारत में क्या हुआ, चूंकि भारत में जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी वो सर्वधर्म समभाव वसुदेव कुटुंबकम भाईचारा, जितनी भी स्पीड हो जाए तो यहाँ 90% से, यहाँ तो मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर में कमी आई है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर में सबसे रिकॉर्ड कमी आई है, 2.36 हो गया है। हाँ, ये 2.62 से 2.36। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अरे 10 बाई 10 का कमरा है, 10 उसमें ऑलरेडी 20 लोग भर चुके हैं, अब तो वहां एक आदमी भी एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप जरा समझिए, हमारे पास जमीन दुनिया की 2% है, एक मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं। जमीन 2% है, पानी 4% है, दुनिया की 20% आबादी रह रही है। अब यहाँ 20% पहले से रह रही है, तो यहाँ एक मतलब थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा होना मुझे लगता है ठीक है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि आबादी से अराजकता नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है? मेरा सवाल सीधा है। अब मुझे कितने मिनट बोलने दिया जाएगा? 10 मिनट तक बोले हैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, तो मुझे तो कम से कम 5 मिनट तो देंगे कि नहीं देंगे? सर आप पॉइंट में आने में 10 मिनट लगा देते हैं ना। नहीं पॉइंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। चल बोलिए। देखिए सवाल ये है, इस देश के अंदर आपके लोकसभा में कितने एमपी हैं? आपके लोकसभा में कितने एमपी हैं? उस रेशियो में बोलिए। लोगों को क्यों बुलाते हो भाई? बोलिए। इनको तमीज नहीं है, डिबेट कैसे की जाती है? आपके बीच में नहीं बोला अनुराग, मैं इस देश के अंदर में समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या भी है, समस्या बढ़ती हुई बेरोजगारी भी है, समस्या बढ़ती हुई महंगाई भी है, और बढ़ती हुई जिस तरह का लोकतंत्र पे हमला होता है वो भी इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। आप कह रहे हो कि देश, एक मुख्यमंत्री खड़ा होके कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक विशेष वर्ग, अरे भाई जनसंख्या समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए आपने कब मीटिंग बुलाई है, कब बैठक बुलाई है, कब आपने चर्चा की? आइए बैठ के चर्चा करते हैं। और आप वर्ग विशेष को ऐड करके क्या करना चाहते हैं? इसके मतलब किसी जाति के बारे में बात कर रहे हैं क्या? किसी धर्म के बारे में बात कर रहे हैं क्या? अरे उत्तर प्रदेश में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी आपस में भाई भाई हैं। सुन लो मुख्यमंत्री जी, और सुन ले भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, इस देश उत्तर प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सभी जाति धर्म के लोग एक साथ हैं। आपकी समस्या है कि एक साथ क्यों है? आप चाहते हो कि डिवाइड एंड रूल हो जाए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो। आप इसकी समस्या का समाधान की बात नहीं करते हो।
इसलिए आप कहना चाहते हो कि बढ़ती जनसंख्या अराजकता बन जाएगी, इसके मतलब आपकी कानून व्यवस्था फेल है। आप ये कहना चाहते हो कि मेरे पास पुलिस सिस्टम जो आपका फ्लॉप हुआ है लगातार, ये इसकी वजह है। आप चाहते हैं यार रोजगार आप नहीं दे पा रहे हो, अराजकता है। नहीं, मैं अपनी पूरी बात कह लूं। आप जब चुनाव में यहाँ पे जब चुनाव में घूम के वोट मांग रहे थे तो आपने एक बार भी बोला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा, इसलिए मैं रोजगार नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं रोड व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, अनुराग आप समझे नहीं टॉपिक। अनुराग भाई आप समझे नहीं, हेल्थ व्यवस्था मुझे नहीं पता। अनुराग भाई हरे करते, तब तो आप कह रहे थे अनुराग भाई शायद, अनुराग भाई अनुराग की बात करने लगे। नहीं अनुराग आप समझे नहीं। अनुराग जनसंख्या के मुझे नहीं पता, ये हरे कुर्ते की मजबूरी है, जनसंख्या नियंत्रण का विरोध जरूरी है। बढ़ती बेरोजगारी मुझे नहीं पता, एक मिनट रुकिए, बात नहीं करना चाहते। ये हरे कुर्ते की मजबूरी है, जनसंख्या नियंत्रण का विरोध जरूरी है। मेरे को बस बताइए, नियत साफ नहीं है। मुझे बताइए अनुराग, जनसंख्या नियंत्रण से समाज में दरार कैसे पैदा होती है, कैसे? वही मैं कह रहा, जनसंख्या मैं आपसे बता रहा हूँ। नहीं, आप बताइए किसने बोला कि जनसंख्या के नियंत्रण से समाज में दरार पैदा होती है? आप ही तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान भाई हैं, हम भाई हैं, हम बटेंगे नहीं, डिवाइड एंड रूल, ये सब कहां से आ गया? हाँ, तो बीजेपी डिवाइड एंड रूल करना चाहती है ना। बीजेपी को क्या बोलना चाहिए मुख्यमंत्री को? आइए हम लोग बैठते हैं, राउंड टेबल में बात करते हैं, कैसे ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, कैसे इसको नियंत्रण किया जाए, कैसे कानून बनाया जाए, कैसे इसका समाधान। आप अपोजिशन को बुलाइए ना, ये लोकतंत्र है, इसलिए कह रहे हैं लोकतंत्र पे हमला करते हो आप, लोकतंत्र का अपमान करते हो। मुस्लिम महिलाएं, भाई मुस्लिम समाज इसके साथ है। मैंने इसमें अनुराग भदौरिया, मुस्लिम समाज इसके साथ है। मतलब नहीं है कि आपको लग रहा है आपका वोट बैंक अपीज हो जाएगा ये स्टेटमेंट से? मुस्लिम समाज इसके साथ है। जितना सत्ता वाला है उतना उत्तर प्रदेश जो यहाँ विपक्ष में उसका भी है। अनुराग ये बैकफायर करेगा जो आप बोल रहे हैं, इसको समझिए। अनुराग एक मिनट समझिए। अनुराग सत्ता वाले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में नहीं है वो। अनुराग कैसे हो सकता है भाई? अगर आप कोई कानून बनाना चाहते हो, कोई आपके अंदर में कोई मसौदा है, आइए बात कीजिए बैठ के टेबल पे, बात होगी, बहस होगी। लेकिन आप डिवाइड रूल कैसे करना चाहते हो? आप किस जात के बारे में बात कर रहे थे? अनुराग मैं सीधा एक चीज आपको बोल रहा हूँ, जो इस वक्त संभवतः आप बोल रहे हैं ये आपको बैकफायर हो सकता है। आपको लग रहा है कि आपका वोट बैंक अपीज हो जाएगा, लेकिन वो वोट बैंक जनसंख्या नियंत्रण के साथ है। मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर में रिकॉर्ड गिरावट आई है। अब आप छोड़ दीजिए ये सब कहना है, ये हरे कुर्ते की मजबूरी है, जनसंख्या नियंत्रण का विरोध जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री को वोट बैंक की चिंता है। अब मैं डॉक्टर रिजवान रंगी राजनीति किया जाए। बधाई अमन जी, आपने सही बोला, आपको तालियों से बधाई दे रहा हूं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जनसंख्या नियंत्रण समाज में दरार कैसे पैदा करता है भाई। समस्या के समाधान पे नहीं करते हैं कि जनसंख्या आपके लिए वोट बैंक बचाना है या देश बचाना जरूरी है? देश बचा रहे हैं तो साथ आइए। आओ समाधान करते हैं, महंगाई समस्या आओ समाधान करते हैं। महंगाई क्यों है? महंगाई क्यों है? इसलिए है ना कि जब संसाधन कम है, जनसंख्या रिकॉर्ड है, बम फूट रहा है, पॉपुलेशन विस्फोट है, इसलिए है ना महंगाई। महंगाई है ना, आपके घर में 5 लोगों को 50 लोगों को बुला लेंगे। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को किसने रोका है? इसमें समुदाय की बात कहां से आ गई? आइए बैठ के बात करते हैं। समुदाय की बात कहां से? पे चर्चा करते हैं। समुदाय की बात कहां से? आइए, क्या मसौदा तैयार है? डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मेरा सवाल है जो अनुराग ने भी उठाया, समुदाय की बात कहां से आ गई इसमें? जो ये योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक वर्ग की आबादी असंतुलित तरीके से बढ़ने से समाज में अराजकता का खतरा है, ये वर्ग कहां से आ गया इस डिबेट में? ये एतराज है अनुराग भाई का। डॉक्टर रिजवान अहमद। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे अच्छी बात ये कि आपने ये बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि किस तरह से मुसलमान फर्टिलिटी रेट औरतों का कम होके 2.25 पहुंचा है। ये आपने 2-3 बार अपनी कमेंट्री में कहा। ये उन लोगों के लिए एक तमाचा है जो कहते हैं अमन चोपड़ा या अमन चोपड़ा जैसे कुछ लोग एक वर्ग को टारगेट करते हैं। और ये जो खबर है फर्टिलिटी की, अमन भाई, शायद 10-15 साल में मेरे लिए एक पॉजिटिव समाचार है जो मेरी कौम से मुझको मिला है, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन अमन भाई, अभी जब मैंने योगी जी को सुना तो भाई मजा नहीं आया ना। गलत बयान मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए और कंफ्यूजन भी है। 7 दिन पहले, अभी मैं आपको कंफ्यूजन बता दूं, 7 दिन पहले मोदी जी भाजपा के कैडर को ज्ञान दे रहे थे कि पसमंदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ो, उनको मौका नहीं मिला है, उनको आगे लेके चलो, बात समझिएगा। और 7 दिन बाद और जितनी भी मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, जितनी भी, वैसे तो कटौती हुई है, बहुत अच्छी बात है, इसमें भी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पसमंदा की ज्यादा बढ़ रही होगी और अशर्रफ की कम बढ़ रही होगी, अगर आप आंकड़े करके देखेंगे
तो 7 दिन पहले जो लोग पिछड़े हुए थे और जिनको इस देश में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी आगे जाने के लिए, 7 दिन बाद हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है कि उनकी बढ़ती आबादी से देश में अराजकता फैलेगी। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में समन्वय नहीं है, बहुत बड़ी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कम्युनिकेशन गैप है। तो पहले योगी जी और मोदी जी तय कर लें कि बढ़ते हुए पसमंदा इस देश के लिए खतरा है या पसमंदाओं को मौका नहीं मिला और उनको मौका मिलना चाहिए। शायद पहली गलती हो रही है पॉलिटिकल लीडरशिप से। आपने एक मिनट डॉक्टर रिजवान, जो पूरा स्टेटमेंट है आपका, मैं फिर से सुनाऊं। शायद उनकी तरफ से कहा गया है संतुलन, सांख्यिकी असंतुलन, मैं शब्द बोल रहा हूं सांख्यिकी असंतुलन। इसका मतलब है डेमोग्राफिक मिसबैलेंस, उस वजह से अराजकता। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक वर्ग की बढ़ती आबादी से अराजकता, सांख्यिकी डिसबैलेंस। जैसे जो संभवतः शायद कश्मीर में हुआ, जब माइनॉरिटी मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी हो गई, जो संभवतः शायद झारखंड में हो रहा है, जहां 100 स्कूलों में प्रार्थना पर रोक लगा दी, कितने स्कूलों पर, जो शायद वहां पर हो रहा है कि अब जो है केरल से भी ऐसी तस्वीर, वो शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो फैक्ट गलत है? क्या वो फैक्ट गलत है? तो अगर आप जी जी ठीक है, अगर आप इन दो चीजों को बांट के चल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं पहले उस पर नहीं बोलूंगा, पहले इस पर मैं अपनी बात रख दूं कि देखिए, झारखंड हो या जर्मनी हो, हमारी, अच्छा बहुत देर से आप बोल रहे थे बहुसंख्यक, मुसलमान अगर बहुसंख्यक हो जाए या एक वर्ग अगर बहुसंख्यक हो जाए, पहले तो एक बात को अपने को करेक्ट करिए, हम मुसलमानों को बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं होती। हम 35-40% भी हो गए तो हम काम लगा देते हैं पहली चीज तो हमें 55-60% होने की जरूरत नहीं होती। झारखंड हो या जर्मनी हो, बता रहे हैं जिस दिन हमारी आबादी, जी ये बोल क्या रहे हैं, डरा रहे हैं, बता रहे हैं, ये बोल क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या नेशनल चैनल पे क्या बोल रहे हैं? वो आप डरा रहे हैं रिजवान भाई या बता रहे हैं? बोल रहे हो। अभी सुन लो, नेशनल चैनल पे क्या हो रहा है? अमन भाई अभी कड़वा सच बोल रहे हैं। अभी जब प्रोग्राम रिजवान भाई कड़वा सच बोलते, मीठा झूठ नहीं अभी बोलते। जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, हाँ जी अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो ये सुन लो, तो यही आदमी बैठ के बोल रहा था डिबेट की तमीज नहीं है, और ये सड़क छाप आदमी हमेशा बीच में बोलता है। अरे किस बदतमीज को कंट्रोल करो, पहली पैसा लेकर चीज। टीवी पे बैठता है, दूसरी चीज, पैसा लेता है दूसरी टीवी पे चीज, बैठ के यहाँ पे गाली देने के अरे भैया, लिए, ये सब दलाल क्या है? कहीं का 2 रुपए का दलाल सड़क छाप पैसा औकात लेकर पर आ टीवी गया। पे बैठता है, भैया, बकवास मारता है यहाँ पे, रोड छाप पर आ गया। छाप, बदतमीज सड़क आदमी छाप कहीं का, औकात पर आ पैसे गया। से बिकता है, सड़क पैसे छाप पे टीवी औकात पे पर आ बैठता है, गया। भैया, आप लोग साथ में नहीं बैठते, मुझे बता दीजिए, आगे से नहीं बैठाऊंगा। बेकार की बात करता है। आप लोग साथ में नहीं बैठते हैं, मुझे बता दीजिए, आगे से नहीं बैठाऊंगा साथ में, मुझे नहीं पता था। स्क्रीन सेट आ जाएगी, एक एक करके दोनों को साथ में मत दिखाइए भाई, हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रीन पर दोनों को साथ में मत दिखाइए भाई, अनुराग और रिजवान को साथ में मत दिखाइए, बस आगे बढ़ेंगे अनुराग एक मिनट, लिफाफा लेकर टीवी बैठने वाला मुझे बोल रहा रोड छाप, कमाल का आदमी है। बोलो टीवी चैनल पे पैसा लेके बैठते हो कि नहीं बैठते हो? बीजेपी की तरफ से पैसा लेते हो कि नहीं लेते हो? बोलो, पैसा लेकर टीवी बैठोगे, रोड छाप बोलने लग जाओगे, कमाल है भाई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होता है, नहीं, मैं दानिश कुरैशी भी वेट कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, पर्सनल नहीं होते हैं, पर्सनल। अनुराग भाई आप भी आगे नहीं बढ़ेंगे, मेरी अभी बात रह गई। आप ही बोलिए, आप बोलिए, मेरी बात रह डॉक्टर गई। रिजवान आप बोलिए, जी। किसी का बिना नाम लिए पैनल तो पर, देखिए, बिना पैनल पर किसी का नाम लिए, अगर मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, चलिए आप आगे बढ़िए, बस हो गया, कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, अब आप बोलिए, आप आगे, मैं तो बोलते ही नहीं। चलिए आगे, बस वेरी गुड, बहुत शानदार। झारखंड नहीं, अगर 60 साल में इंग्लैंड में हमारी आबादी 40% हो जाएगी, 50% हो जाएगी, तो हम इंग्लैंड में भी छुट्टी वहां जुमे की करवाएंगे। और आपने बोला डरा रहे हैं या बता रहे हैं, हाँ। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो अश्वनी भी बता रहे थे। अब आपको डरना है तो डर जाइए, और समझना है तो समझ जाइए, ये आपकी मर्जी। नहीं तो फिर एक चीज बताइए, मतलब जो बीजेपी या अश्वनी जी या जो राइट विंग की तरफ से बार बार बताया डराया जाता है कि जिस तेजी के साथ बढ़ रही है ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो वो डर सही है इसका मतलब, वो डर सही है इसका मतलब कि 35-40 नहीं, अच्छी बात यह है कि अच्छी बात यह है कि उस तेजी में कमी आई है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हम मान लें कि बढ़ गई, मान लें, तो पूरे हिंदुस्तान में जुमे की छुट्टी हुआ करेगी।
दानिश कुरैशी जी बताइए, दानिश भाई, क्या एक वर्ग की असंतुलित बढ़ती आबादी से अराजकता का खतरा है? यह सवाल है मेरा, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, सिर्फ वही सवाल है मेरा। देखिए, मैं तो जब से योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट आया है उसी वक्त से कह रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वो प्रदेश जो ग्लोबली अगर देखा जाए तो कई ऐसे मुल्क हैं जिससे बड़ा प्रदेश है, जिससे बड़ी आबादी है, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस तरीके की भाषा, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात देखिए, अभी कोई भाई साहब कह रहे थे कश्मीर और इसकी, आप मुझे ये बताइए क्या आबादी, क्या फैक्चुअली उनका स्टेटमेंट गलत है? क्या फैक्चुअली गलत है? वो तो उदाहरण जो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। सुनिए, फैक्चुअली क्या गलत है? क्या ऐसा नहीं हुआ? देखिए, मैं कोई फैक्चुअली में नहीं बिलीव करता, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूं, और कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता इस तरह के बयान को मुख्यमंत्री को, वो नहीं देना चाहिए। वो फैक्ट अपने पास रखें, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। सुनिए, हम संविधान में विश्वास रखते हैं और मुख्यमंत्री संविधान से बाउंडेड है, उससे उस बाउंड्री से बाहर निकलना उनको नहीं चाहिए, उनको गरिमा और मर्यादा रखनी चाहिए, वो मुख्यमंत्री है। तो फैक्ट्स कोट करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? क्या उन्होंने फैक्चुअली गलत आप जाति धर्म के आधार पर कैसे फैक्ट कोड करेंगे? क्या संविधान इसकी इजाजत देगा? क्या उन्होंने जो बोला फैक्चुअली गलत है? मैं आपको बताऊं कि किसी भी सरकार, अमन जी बोलने दीजिए, मैं बताऊं, अरे सुन लीजिए दानिश जी, अमन भाई मेरी बात सुनिए, अमन जी क्या उन्होंने झूठ बोला या सच बोला? बस इतना बताइए। जो वो बता रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा होता है तो वहां अराजकता होती है। सुनिए, वो बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, किसी भी प्रदेश की या देश की सरकार का काम है नागरिकों की हिफाजत करना। सुनिए, नागरिकों की हिफाजत करना, ना कि किसी धर्म की। याद रखिए, किसी भी सरकार का ठेका नहीं है किसी भी धर्म की हिफाजत करना, ना इस्लाम की, ना हिंदुइज्म की, ना क्रिश्चियनिज्म की, किसी धर्म की हिफाजत करना उनका काम नहीं है। उनका काम है कि भारत के जो नागरिक हैं उनको किस तरह से बेहतर सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उस पर बात होनी चाहिए। पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, नो डाउट, उस पर जागृति का प्रोग्राम बनना चाहिए। लेकिन जब आप ये बात होके बात, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूं और किसी से नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं जो योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या फैक्चुअली गलत का है? क्योंकि उनके बयान को सपोर्ट करने के लिए कई फैक्ट्स अश्विनी उपाध्याय ने दिए हैं। जो कश्मीर में हुआ है, जब असंतुलन हुआ डेमोग्राफी, तो फिर क्या हुआ? जो कैराना में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, जो केरल में हो रहा है, जो झारखंड में हो रहा है, जहां बहुसंख्यक हो जाती है चीजें, तो फिर फ्राइडे वाले दिन छुट्टी हो जाती है, प्रार्थना बंद हो जाती है, नरसंहार हो जाता है, पलायन हो जाता है। तो क्या फैक्चुअली, मेरा सवाल सुनिएगा, क्या फैक्चुअली गलत का है योगी आदित्यनाथ ने? अच्छा सुनिए, जी बिल्कुल समझाइएगा मेरे को। बिल्कुल गलत है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है उनका। सुनिए, दूसरे नंबर की बात, आप अगर झारखंड की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, सुनिए, मैं बताता हूं एक उदाहरण, इसीलिए मैं बताता हूं। देखिए, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो बाउंडेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मॉरल ड्यूटी है प्रदेश के मुख्यमंत्री की। नो रिलीजन, सुनिए नहीं अमन बीच में इंटरवीन मत करिए, आप बीच में इंटरवीन मत करिए। प्रदेश किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट हैज नो रिलीजन, चीफ मिनिस्टर हैज नो रिलीजन। जब मुख्यमंत्री का कोई धर्म नहीं है संविधान के मुताबिक, जब स्टेट का कोई धर्म नहीं है उसके मुताबिक, तो फिर क्यों वो धर्म विशेष की बात करते हैं? बताइए, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, गैर संवैधानिक बयान है, नहीं है? कैसे आप फैक्चुअली बात कर रहे हैं उसको? एक मुख्यमंत्री जो इस इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो इस तरह की सामी सांप्रदायिक भाषा में बात करेंगे, तो बताइए मैसेज क्या जाएगा इसका? चलिए, सांप्रदायिक है, फैक्चुअल है या नहीं है वो नहीं बता पा रहे हैं। वो कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कम्युनल है। आप बोलिए अश्विनी उपाध्याय, मुझे ब्रेक पर जाना है। नदीमुद्दीन जी, आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा, जल्दी से। अश्विनी उपाध्याय, ये मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है समान शिक्षा होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून होना चाहिए, धर्मांतर नियंत्रण कानून होना चाहिए। तो अमन जी से ये भी पूछ लीजिए, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक समानता की बात करता है संविधान, क्या मुसलमानों के पास राजनीतिक समानता है? उत्तर नहीं, अमन जी से पूछ लीजिए। सुना आपको, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ये लड़ाई नहीं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, नदीमुद्दीन जाऊंगा आपके पास ब्रेक के बाद। पानी से बेहाल तो श्योपुर के लोग भी हुए, जहां बारिश होने के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया। पानी के घरों में भरने के बाद लोगों की मुश्किलें इतनी बढ़ गईं कि वो अपने सब काम छोड़कर बाल्टियों से पानी को बाहर फेंकते नजर आए। अपनी इस हालत के लिए लोगों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। घरों की स्थिति को देखकर सड़कों की हालत का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों के घरों का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां पानी न भरा हो। वहीं राजस्थान के टोंक में जमकर बरसे बादलों की वजह से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा।
वहां दिन भर भारी बारिश हुई, जिससे सहोदरा नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिस वजह से एक ट्रक पानी के साथ बहता चला गया। उसमें 2 लोग सवार भी थे जिनकी जान पर बनाई। हालांकि गांव वालों की समझदारी की वजह से पानी के बीचों बीच फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया। उन लोगों को बचाया ही गया था कि कुछ ही देर बाद एक मोटरसाइकिल सवार पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। बताया गया कि वो मना करने के बावजूद उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं माना। बाद में मोटरसाइकिल सवार को एक शख्स ने नदी में छलांग लगाकर किसी तरह बचाया। हालांकि उसकी मोटरसाइकिल पानी में डूब गई। लेकिन बारिश की वजह से खड़ी हुई ये मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। बरसात में शहर के कई इलाके पानी पानी हो गए। यानी उन इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों के सामने तरह तरह की दिक्कतें खड़ी हो गईं। जगह जगह पानी भरने के कारण लोग मुश्किलों से घिर गए। आरोप है कि पानी के निकास के इंतजाम नहीं होने की वजह से सड़कों पर पानी भरा। पानी भी थोड़ा नहीं, इतना पानी कि गाड़ियों के पहिए उसमें डूबे नजर आए। सड़कों पर पानी जमा होने के कारण लोगों को धीमी रफ्तार में वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि पानी में गाड़ियों के बंद होने का खतरा था। इन हालात में ज्यादातर लोगों ने घरों से बाहर न निकलने में ही बेहतरी समझी, और जो निकले उनके सामने कुछ न कुछ मजबूरी थी। आसमान से पानी बरसता रहा और लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। थोड़ी देर में सड़कों पर भरा पानी लोगों के घरों में भी घुसना शुरू हो गया। कामकाज की जगह पर भी पानी ने अपने पैर पसार लिए, जिससे लोगों की मुश्किलें दुगनी हो गईं। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने पूरे गुजरात में तबाही मचा दी है। कुछ जगहों पर तो बारिश इतनी जोरदार हुई कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिनमें गुजरात के पूर्वी हिस्से में मौजूद नर्मदा जिला भी शामिल था, जहां मटमैला पानी समंदर की तरह बहता नजर आया। वहां नदी में आए उफान की चपेट में एक कार आ गई, जो खिलौने की तरह उस पानी में बहती दिखाई दी। तो वहीं वलसाड़ में तो पानी में कुछ लोग ऐसे फंसे कि उनकी जान पर बनाई, जिसकी खबर लगते ही कोस्ट गार्ड की एक टीम हेलीकॉप्टर की मदद से उन तक पहुंची और एक एक कर वहां फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक वहां भारी बारिश की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। वलसाड की तस्वीरें अपने आप में दिल दहला देने वाली हैं। हालांकि प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार तमाम राज्यों में तैनात की गई है। इसका असर कई जगहों पर देखने को मिला। वलसाड के निचले इलाकों में तो बरसाती पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया, जिसकी वजह से उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और कुदरत के इस कहर से सिर्फ वलसाड ही नहीं बल्कि गुजरात के सबसे बड़े शहरों में एक अहमदाबाद भी अछूता नहीं रहा। वहां तो इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और शहर का तकरीबन हर हिस्सा पानी में डूब। तो शरिया वर्सेस समाधान, संविधान, पॉपुलेशन पर घमासान, कम हिंदू आबादी, शरिया की गारंटी, मतलब भारत में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बड़ी बहस है। उसी पर हम लोग बात भी कर रहे हैं आज कि एक वर्ग की बढ़ती आबादी से क्या अराजकता बढ़ने का खतरा है, कोट अनकोट, इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल, नदीमुद्दीन जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। नदीमुद्दीन जी, क्या जनसंख्या नियंत्रण की बात करना मुस्लिम विरोधी होना है? क्या जनसंख्या नियंत्रण की बात करना इस्लामोफोबिया फैलाना है? नदीमुद्दीन जी, फिर अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने कम से कम मुझे बोलने का मौका दिया, नहीं तो मैं समझ रहा था कि सिर्फ आपने मुझे सुनने के लिए बुलाया है। अब मेरी बात सुनिए कि देखिए 1951 में मुसलमानों का पॉपुलेशन 9.8 था, जो 2011 में 14.2 हो गया। तो इससे तो पता ही चलता है कि 600 साल में भी मुसलमान बहुसंख्यक नहीं होंगे। आपने भी ये अभी बताया कि फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का कम हुआ है जी। सिर्फ NFHS का आप डेटा पढ़िए, सिर्फ 1.5 पॉइंट का फर्क है ये मुसलमान और हिंदुओं में। एक बात है, अभी देखिए कि 45% मुसलमानों के पास बर्थ कंट्रोल है, मतलब ये है, और 54% हिंदुओं के पास है, 74% के एबो सिखों के पास है। तो इसके मतलब ये है कि सबसे ज्यादा बर्थ कंट्रोल सिखों के पास है। हमें जो है देश का ये बहुसंख्यक या ये मुसलमान देश में बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये अराजकता फैल जाएगा, एक वर्ग विशेष की बात करके डराइए मत, समाधान निकालिए। मैं उपाध्याय जी से नदीमुद्दीन जी, कि सरकार किसकी है? नदीमुद्दीन भाई, एक चीज, नदीमुद्दीन जी, असल में होता है ये सवाल इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि जो मुसलमानों के रहनुमा या उनके जो नेता हैं वो विरोध करते हैं,
किसी हिंदूवादी पार्टी के नेता ने विरोध नहीं किया। क्या आप आज इनको आईना दिखाइए, एक मिनट सुनिए मेरी बात नदीमुद्दीन जी, आज आप एक मिनट सुनिए ना, आज आप आईना दिखाइए ओवैसी साहब को, ओवैसी जैसे लोगों को या अनुराग भाई जैसे हरे कुर्ते वाले लोगों को कि भैया हम लोग चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। एक बार इनको बोलिए, एक बार इनको बोलिए कि हम चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून और मैं मुसलमान होकर जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ हूं, तभी तो इन लोग एक्सपोज होंगे ना। बोलिए एक बार नदीमुद्दीन जी। इसके बाद मैं बोलूं अमन जी, मुझे जी जवाब बिल्कुल देना होगा। बिल्कुल अनुराग भाई आ रहा हूं। हाँ। ये देश का समस्या है या हिंदू और मुसलमान का समस्या नहीं। मैं कहता हूँ तो विरोध सिर्फ एक वर्ग से क्यों होता है नदीमुद्दीन जी? आप सवाल ही नहीं हो रहा। अगर होता तो फिर आप बोलिए मैं जनसंख्या नियंत्रण के कानून के साथ हूँ। आप बोलिए मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ हूँ। बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ कि हूँ। आप कानून लाइए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ है नदीमुद्दीन जी, बस बताइए यही तो है। मुझे लग रहा है देखिए मुसलमानों में प्रजनन दर में कमी आ रही है, नदीमुद्दीन जैसे स्कॉलर कह रहे हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ है, तो अनुराग भदौरिया फिर क्यों किसका विरोध कर रहे हैं? मैं अनुराग भदौरिया आपको शुरुआत में भी कह रहा था, एक मिनट रुकिए, अनुराग भदौरिया मैं आपको शुरुआत में भी कह रहा था, आप जिनकी रहनुमाई कर रहे हैं वो चाह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून और आपको लग रहा है आपका वोट बैंक अपीज हो जाएगा। अमन जी फिर बात को तोड़ना मड़ोड़ना, फिर वही घूम के आना। मैंने आपको बधाई दी थी, आपने सही बोला था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वोट बैंक के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्यों? वो चाहते हैं डिवाइड एंड रूल। हम नहीं चाहते हैं। हमने बोला जनसंख्या पे भी बात करिए, आइए ऑन द टेबल बैठिए, चलिए हम लोग बैठ के बात करते हैं कैसे इस पे कानून बनाया जाए, आइए कैसे बेरोजगारी रोके जाए इस पे बैठते हैं, आइए महंगाई पे, हम तो सब पे बैठने को तैयार हैं। आइए तो सही, बैठिए तो सही, बात तो कीजिए। लेकिन आप वोट बैंक की राजनीति में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो और चाहते हो कि यहाँ से वहां पलायन कैसे होगा? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल से डिवाइड एंड रूल कैसे होगा? क्यों आप ऐसा कहते हैं? सुन लीजिए, क्यों ऐसा कहते हैं, मैं कह रहा हूं क्यों ऐसा कहते हैं। उनको क्या कहना चाहिए था कि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे प्रदेश के लिए एक समस्या है और इस समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है, ये बात खत्म हो जाती है। लेकिन आप उसमें लाइन ऐड करते हो, क्यों? क्योंकि आपको तो सुसुरिया लगानी है, वोट बैंक। जो आप कह रहे हो ना, ये बीजेपी वाले वोट बैंक खोजते हैं। हम विकास की राजनीति पे जोर देते हैं, मतलब हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। ये अच्छी चीज है। आज की डिबेट ऐतिहासिक है, आज की डिबेट ऐतिहासिक है। अराजकता का माहौल बनाने की डॉक्टर रिजवान अहमद और अश्वनी उपाध्याय, ये डिबेट को मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा। आज नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं हम जनसंख्या नियंत्रण के साथ हैं, आज अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वो भी चाहते हैं देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आए। आज हर कोई चाह रहा है, ये फिर विरोध कहां हो रहा है? प्रभु फिर तो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। की बात है, जहां तक पलायन की बात है, सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा। 5 सेकंड। अच्छा चलिए 10 सेकंड। अच्छा देखिए, जहां तक पलायन की बात है, अश्विनी जी देखिए, कंपेयर हिंदुस्तान को किससे कर रहे हैं? इनकी आत्मा कचोटती भी नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, ये भैया मेरा हिंदुस्तान है, इसको वहां से कंपेयर मत कीजिए, आप इसको उससे कंपेयर मत कीजिए। जिनका नाम लिया कभी वो हिंदुस्तान था, ये विषय ही ना नहीं, यहाँ पे जिनका नाम लिया कभी हिंदुस्तान था। दलित परिवार पलायन हुए, बीजेपी की सरकार है। मुजफ्फरनगर से, अलीगढ़ से 100 से दलित परिवार पलायन कर रहे हैं। बात पूरी हो गई, मैं बात रखता हूं। सरकार है, क्योंकि आप किसी का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, ना आप दलित का सम्मान बचा पा रहे हो, ना आप किसी जात करिए भैया, हो गया, हो गया, युवाओं का सम्मान बचा पा रहे हो, ना महंगाई रोक पा रहे हो, ना हेल्थ सेक्टर बचा पा रहे हो, ना बचा पा रहे हो। अमन जी को चुप कराइए, मैं अपनी बात जैसे जनसंख्या बढ़ रही है आपका टाइम भी बढ़ रहा है, अब रुक जाइए, अब हो गया। अनुराग भाई आपने 5 सेकंड मांगे थे, ये देखिए नीचे मीटर मैंने चला दिया, भारत की जनसंख्या लाइव, ये भारत की जनसंख्या लाइव, हर मिनट 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 32 के आसपास। देखिए नीचे मीटर चला दिया मैंने। एक मिनट डॉक्टर रिजवान, एक मिनट बता रहा हूँ, ये भारत की जनसंख्या लाइव है नीचे, ये हर मिनट 32 बच्चे, तो शो खत्म होने तक पता नहीं 1 घंटे में, मतलब हर मिनट 32 बच्चे जो है भारत में पैदा हो रहे हैं। और ये नीचे मैंने इसलिए भारत की जनसंख्या लाइव चला दी है, इस कंसर्न का विषय है। एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, अगर आप इजाजत दें, मैं अश्वनी उपाध्याय ब्रेक से पहले भी बोलना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। अश्वनी उपाध्याय बोलिएगा, हिंदुस्तान का कंपेयर ना चलिए, बस हो गया। अश्वनी उपाध्याय वो क्या बोलेंगे आप नहीं तय करेंगे। अश्वनी उपाध्याय, पहली बात तो जिन देशों की मैंने बात किया वो कभी हिंदुस्तान था, और दूसरी बात ये जनसंख्या नियंत्रण तुम्हारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। मानव इतिहास में सबसे पहले भगवान राम ने खुद लागू किया, हम दो हमारे दो, चारों भाइयों ने उसको फॉलो किया, चारों भाइयों ने एक विवाह किया, चारों भाइयों के 2 बच्चे हुए, किसी के 3 बच्चा हुआ, ना किसी को 1 बच्चा हुआ। डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए, आपके ऑडियो में कोई दिक्कत है? मैं सही करा रहा हूं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगा। आपके ऑडियो में थोड़ा सा इशू है, मैं दोबारा से सही करा के आपके पास आ रहा हूं। बोलिए आप डॉक्टर रिजवान अहमद, आप बोलिए। अश्वनी भाई आपके ऑडियो में दिक्कत है, वो सही करा दीजिए प्लीज। आप बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद।
अश्वनी भाई ने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, जहां मुझे योगी जी की बात खटकी मैंने बोल दिया। अश्वनी भाई ने बिल्कुल कहा कि भाई कभी अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान था, कभी पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, कभी बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था। तो ये बात हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की है। चलो हम तो साथ में, चलो ले लो, चलो बोला नहीं, फिर कौन बीच में बोला? दानिश कुरैशी जी में बोला भाई, दानिश कुरैशी जी, आप ऐसे नहीं, रिजवान भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बीच में नहीं बोले, बीच में नहीं बोले सब एक क्या सब एक एक करके। क्यों दानिश भाई वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, एक एक करके। तब हम बोले ना। अश्विनी भाई जो कह रहे हैं, मैं अमन, अश्विनी भाई जो कह रहे हैं, अश्विनी जी भाई जो बोल रहे हैं, एक मिनट, डॉक्टर रिजवान अहमद कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद पहले। अफगानिस्तान चलना है, लद्दाख में चीन ने कब्जा कर लिया, वहां चलना है, कहां चलना है? डॉक्टर रिजवान अहमद आपका ऑडियो ऑन एयर है, एक एक करके। दानिश भाई आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे, डॉक्टर रिजवान अहमद रहने वाले लोग हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद, अनुराग भदौरिया, चुप करवाओ। इसमें हम घमंड करते हैं जब हम जाते हैं देश के बाहर, यानी और आप चुप करवाओ चाहते हैं, ये आपकी मानसिकता है। ये हमारा संविधान जो है वर्ल्ड का सबसे संविधान है और सब लोग इसका सम्मान करते हैं। कैसी बातें करते हैं आप लोग? हिंदुस्तान को कंपेयर करना है तो किसी किससे कंपेयर कर रहे हो हिंदुस्तान को? ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज, बस ऐसे नहीं, डॉक्टर रिजवान नहीं, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, बिल्कुल तरीका सही है। हम जब शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप ऑडियो डाइल्यूट करते हैं, दिस इज नॉट गुड। मैं नहीं करता ऐसे, इस तरह से मैं नहीं करता। दानिश आ रहा हूँ, नहीं, किसी के बीच में कोई नहीं बोलेगा। दानिश कुरैशी आप बोलेंगे तो आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे। अब डॉक्टर रिजवान आप बोलेंगे, कोई किसी के बीच में ना बोले, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दानिश भाई जब आप बोलेंगे वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। अब देखिए, दो बिंदु डिस्कस हो रहे हैं। एक, बढ़ती आबादी की अराजकता और क्या आबादी बढ़ रही है। पूरे दुनिया में 100 उदाहरण हैं, 100, एक दो नहीं, देश के, मोहल्ले के, डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के, कि जहां मुसलमान की आबादी 50% पार करी है, मुसलमान ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। 100 उदाहरण है पूरी दुनिया में, हिस्ट्री में। पहला। दूसरी फर्क बात है, आपने नसीमुद्दीन जी से कहा कि आप ओवैसी जैसों को आईना दिखा रहे हैं। वो आईना दिखा रहे हैं और मैं तो कुछ और दिखाता हूं ओवैसी जैसे लोगों को। ये अपनी जगह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक शिकायत है। अश्वनी भाई, भाजपा को 8 साल हो गए सेंटर में। यस। क्या अश्वनी जी नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाने के लिए तैयार हैं कि आपने जनसंख्या के लिए 8 साल में क्या किया? उनको भी आईना दिखाइए ना। अगर देश की फिक्र है तो आप ओवैसी को सिर्फ आईना ना दिखाइए, नरेंद्र मोदी को भी आईना दिखाइए। उनको क्यों नहीं आईना दिखा रहे? अब दानिश भाई बोलेंगे। दानिश भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। अश्वनी जी, 1 मिनट, आ रहा हूं। अश्वनी जी, दानिश कुरैशी, सवाल ये बार बार जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि अगर ये एक राष्ट्रीय समस्या है जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या नियंत्रण का सारा ठेका सिर्फ एक पक्ष हिंदू तो नहीं ले सकता ना, सबको साथ आकर लेना होगा। तो बिल्कुल, मतलब एक पक्ष ठेका नहीं लेगा ना, कि जनसंख्या नियंत्रण का ठेका एक पक्ष नहीं ले सकता ना। दानिश भाई, ये है मेरे ख्याल से मूल सवाल। तो दूसरी तरफ से विरोध क्यों नहीं ले सकता? बोलिए। देखिए, सुनिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल जिस तरीके का पैनिक यहाँ पैनल में बैठ के लोग फैला रहे हैं ना, कि मुसलमान आ जाएंगे तो आबादी, आप मुझे ये बताइए, संविधान हमारी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्या राजनीतिक सुरक्षा, राजनीतिक आबादी जितनी है उतना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है? बताइए तो, पार्लियामेंट में है? बता दीजिए कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसमें आबादी के मुताबिक उनका रिप्रेजेंटेशन है? क्या डिसबैलेंस की बात कर रहे हैं योगी जी? क्या बात कर रहे हैं को पैनल में बैठे हुए लोग? आप देखिए, जिनका जितना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं है। सुनिए अमन, मैं खत्म कर लूं, उसके बाद आप बात करेगा। नहीं, उसके बाद मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं ईसाइयों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को मांगना चाहिए उसके अंदर में। तो आप बताइए, हमारे एंग्लो इंडियन क्यों रिजर्व थे? हमारे एंग्लो इंडियन रिजर्व सीटें क्यों थी? बताइए तो, कितने थे एंग्लो इंडियन? बताइए क्यों रिजर्व थी उनकी सीटें? सर, मेरिट की बात है, नहीं क्यों रखी थी रिजर्व सीटें उनकी?
भाई विनेबिलिटी तो मैं वही नहीं, मेरिट की बात नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड करता है उसको कि आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल के मुताबिक होना चाहिए, तो क्या है? और उसके बावजूद भी आज की आबादी के मुताबिक उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और फिर भी आप बौखला रहे हैं और डरा रहे हैं कि 2050 में ये हो जाएगा, 30 में ये हो जाएगा, 40 में ये हो जाएगा। ये डराना अश्विनी जी बंद करें, बाकी के जो पैनलिस्ट हैं वो भी बंद करें। देखिए, सरकारों का काम है नागरिकों की सुरक्षा करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सरकार किसी भी धर्म की ठेकेदार नहीं है। लोगों के अंदर में जागृति में इजाफा हो, चाहे वो जिस किसी मजहब के हो, क्योंकि हमारे लिए जनसंख्या एक प्रॉब्लम है, और उसको आप बंद कमरे में बैठ के कानून बनाने की ना बात करें। आप विपक्ष को साथ में ले, उनका सहयोग ले, विपक्ष भी जाएगा साथ में तो अवाम का सहयोग मिलेगा, पूरे लोगों का जब सहयोग मिलेगा तभी हम इस लड़ाई में कामयाब हो सकेंगे। बाकी अगर आपको इस तरह से अराजकता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को करनी है तो ये उनका प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता ना, जब ऐसा बिल की भी बात होती है तो कहा जाता है, असद ओवैसी कहते हैं कि मुद्दा राजनीतिक विपक्ष को साथ लेना मूल निवासी नहीं लिया जाएगा, मतलब मुसलमानों के नाम पर डर फैलाया जा रहा है। मतलब ये सोचिए, जनसंख्या नियंत्रण इस्लामोफोबिया फैला रहा है। मतलब जनसंख्या नियंत्रण की बात करने से इस्लामोफोबिया फैल रहा है, ये कहा जाता है, मुसलमान विरोधी बताया जाता है। अब अश्विनी उपाध्याय आप बोलिए, फिर मैं डॉक्टर रिजवान और अनुराग भाई आपके पास आऊंगा। एक एक करके अपनी टर्न पर बोलेंगे, अच्छी डिबेट हो पाएगी। आप बोलिए, अश्विनी उपाध्याय। अश्विनी, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, पीसीआर ऑडियो का इशू है। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। बोलिए आप, डॉक्टर रिजवान अहमद बोल लीजिए आप, डॉक्टर रिजवान अहमद। जहां तक अमन भाई रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो 1910 में सेपरेट इलेक्टोरेट आया था कि मुसलमान को मुसलमानी वोट देगा और विधानसभा वहां पे असेंबली में पहुंचवाएगा प्रोविजनल काउंसिल की। तो क्या ये चाहते हैं कि मुसलमानों का फिर से 1908 की तरह सेपरेट इलेक्टोरेट आ जाए? अरे चुनाव लड़ो, जीतो। हमारी आबादी जेल में क्यों 35% है? क्या लॉजिक बिना की बात करते हैं? इनसे कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े जाके। आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 पढ़िए रिजवान साहब, आप आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 पढ़िए जाके। हमारी आबादी जेल में क्यों 35% है? जेल में क्यों 35% है? ये बताओ क्यों है? बताओ। दानिश कुरैशी, फोन कट गया। अनूप जी, फोन कट गया। रिजवान भाई, फोन कट गया। आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं अनुराग और नदीमुद्दीन के पास जाऊंगा। मैं यही दानिश साहब से पूछ रहा हूं कि ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। अगर सरदार को रिप्रेजेंटेशन किसने दिया? यहूदी को किसने दिया? जैन को किसने दिया? पारसी को किसने दिया? जाओ, मेहनत करो, पास हो, टॉप करो। कौन मना कर रहा है? जेल में 35% कैसे पहुंच गया तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन? पूछिए इनसे कि जेल में 35% कैसे पहुंच गया इनका रिप्रेजेंटेशन। अनुराग भदौरिया, चलिए आप मुस्कुरा रहे हैं अनुराग भदौरिया, लेकिन फिर वो सवाल के साथ कि आबादी से अराजकता नहीं बढ़ती क्या? अखिलेश यादव जी ने जो कहा, आबादी से अराजकता नहीं बढ़ती तो बेतहाशा आबादी बढ़े। आप देश के देश के अंदर में लोकतंत्र को बचाए रखने की ज्यादा जरूरत है। जो भाषा इस्तेमाल होती है वो लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, संवैधानिक। उन्होंने यही बोला, संवैधानिक पद पे जब मुख्यमंत्री जी होते हैं तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि नागरिक सुरक्षा कैसे करें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो। उसकी जिम्मेदारी होती है हमें व्यक्ति की रक्षा करनी है, नागरिक की सुरक्षा देनी है, ना कि आपको जाति धर्म की राजनीति करनी है। तो वही आ जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान ना करके वोट बैंक खोजने लगती है। उसमें भी भाषण में भी जनसंख्या में भी वोट बैंक खोज रहे हो आप। अरे आप क्यों वोट बैंक खोज रहे हो? हिंदुस्तान आपके लिए वोट बैंक नहीं है, आप उसको वोट बैंक बनाना चाहते हो। आप कभी भी बात नहीं करते कि हम हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात नहीं करोगे। आप कभी नहीं बात करोगे कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत हो। आप बात नहीं करोगे कैसे हम हिंदुस्तान को विश्व में ऐसे पटल पे लाके खड़ा करने जिससे लोग अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल से ये सब नहीं होगा क्या? अरे तो भैया मैं कह रहा हूँ पॉपुलेशन पे आपको अगर भाई हिंदुस्तान में जनसंख्या एक समस्या है, कौन मना कर रहा है इससे? बेरोजगारी भी एक समस्या है, महंगाई भी एक समस्या है। आइए बैठिए, बात कीजिए। आप उसका राजनीतिकरण क्यों करते हो? आप जनसंख्या का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हो? आप आइए समस्या का समाधान पे बात कीजिए। समस्या पे एक दूसरी समस्या मत पैदा करो, फिर एक समस्या पे एक बड़ी समस्या लाके पैदा कर देते हो।
भाई पॉलिसी आएगी तो आओ हम ना, तो हमारे आओ भैया, लोकतंत्र में इसीलिए चाइना भी लाया ना राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला, 1979 में 400 मिलियन पॉपुलेशन कंट्रोल कर दी, 400 मिलियन कर्टेल किया। अमन भाई 10 सेकंड इसलिए बोला कि पहले अश्विनी उपाध्याय बोलेंगे, डॉक्टर रिजवान अहमद पहले अश्विनी उपाध्याय बोलेंगे। बोला गया कि आप लोकतंत्र का सम्मान कीजिए और आइए बैठ के बात कीजिए, हम यहाँ पे जनसंख्या उसके समाधान का रास्ता अमन जी, अब आप बोलिए अश्विनी उपाध्याय की आवाज आ गई, अब आ करना चाहते हो। गई अश्विनी उपाध्याय की आवाज आ गई। अश्विनी उपाध्याय, आप लोग डराते हैं धर्म के नाम पर, राजनीतिकरण करते हैं। अश्विनी उपाध्याय, वोट बैंक एक मिनट, हाँ, नहीं अश्विनी उपाध्याय बोलेंगे आपसे। देखिए, दो तीन विषय है, दो तीन विषय यह है कि सेंटर में सरकार बनाने के लिए 30% वोट चाहिए, और स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने सरकार बना लिया तो संविधान बदलने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता है। संविधान तो कभी पाकिस्तान भी सेकुलर देश था, कभी बांग्लादेश भी सेकुलर देश था। 1805 में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पंडित नंदराम टिक्कू थे, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे 1805 में, और 1860 में अफगानिस्तान में शरिया लग गया था। ये सब मैं कड़वा सच बोलता हूं, मीठा झूठ नहीं बोलता हूं। रिजवान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार बनाने और शरिया लागू करने के लिए 50% 60% नहीं चाहिए, 30 से 35% पर्याप्त होता है वहां किसी भी देश को कन्वर्ट करके वहां पे पूरी सिस्टम को चेंज करने के लिए। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इस देश में पिछले 75 साल में भगवान राम, सीता जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शंकर जी, बाकी हमारे देवी देवताओं को बहुत अपमान हुआ, किसी का गला नहीं काटा गया। और यहाँ स्टेटस लगाने पे, आई सपोर्ट कहने पे, गला काटा। सुनिए, फिर भी से देखिए, मैं आपको सड़क छाप नहीं बोलता, मैं आपको सड़क छाप नहीं बोलूंगा, प्लीज चुप हो जाइए। मैं आपको सड़क छाप नहीं बोलूंगा, प्लीज चुप हो जाइए। मैं आपको सड़क छाप नहीं बोलूंगा, प्लीज चुप हो जाइए। भैया, मैं आपको सड़क छाप नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं आपको सड़क छाप नहीं बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिए। अरे आप फिर भैया, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैं आपको सड़क छाप बोलूँ क्या? भारतीय जनता आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैं आपको सड़क छाप बोलूं। राम में राम बसते हैं, विष्णु में विष्णु बसते हैं, और आपने दोनों हाथों से अपनी पार्टी में लेके मैं आपको सड़क छाप नहीं देना चाहता, हिंदू देवी देवताओं का अपमान मैं आपको सड़क छाप नहीं बोलना चाहता। बोलो, हिम्मत है तो बोलो निषाद जी ने क्या बोला था, बोल रहा है अश्विनी बस उपाध्याय, एक बोलो। सीता माँ को टेस्ट में भी किसने बोला? अश्विनी उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय, अनुराग, पूरी दुनिया जवाब दिया क्या? अमन जी, जिस चीज को इंडिकेट माननीय योगी जी ने किया, उस चीज को ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर, कोरिया के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर सब इंडिकेट कर चुके हैं। किसी ने थोड़ा दूसरे लहजे में बोला, किसी ने अंग्रेजी में बोला, किसी ने चाइनीज में बोला, किसी ने फ्रेंच में बोला, और चाइना बात कर रहे थे तब तो प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे थे। हिंदुस्तान का प्रोग्राम बनाए हुए थे। भैया सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनने वाला है, आपने नाम दे दिए। ये बताइए, आप जरा सोचिए, इस देश में, भारत में 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होने थे। अमन जी, दानिश कुरैशी, एक मिनट, इनके बाद आपको ही बोलना है। दानिश कुरैशी, इनके बाद आप ही बोलेंगे। दानिश भाई, इनके बाद आप बोलेंगे, फिर वो आपके बीच में बोलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अमन भाई 10 सेकंड। आ रहा हूँ डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ। अमन जी, आपका टाइम है, मैं अमन जी दूंगा बस आपको टाइम। 10 सेकंड। हाँ बस, पहले दानिश, उसके बाद डॉक्टर रिजवान। अमन अपनी टर्न पर बोलेंगे, दूसरा किसी के बीच में नहीं बोल पाएगा। भारत, देखिए सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय कंप्लीट कर लें। अमन जी, अश्विनी उपाध्याय कंप्लीट कर लें। अच्छा ठीक है, कर लीजिए। अमन जी, भारत के 9 राज्यों में हिंदू पहले अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंट करिए तो 200 जिलों में पलायन हो रहा है। लद्दाख में हिंदू 1% बचा हुआ है, लक्षद्वीप में हिंदू 2% बचा हुआ है, कश्मीर में हिंदू 2% बचा हुआ है, मिजोरम में हिंदू 2% बचा हुआ है, नागालैंड में हिंदू 8% बचा हुआ है, और बता रहा हूं। और उसके बाद 200 जिलों में क्या पोजीशन है? बंगाल के 14 जिलों में हिंदू पलायन कर रहा है, असम के 9 जिलों से पलायन कर रहा था, अभी 50% के नीचे आ गया। बिहार के 6 जिले में क्या सिचुएशन है? उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में हिंदू बिल्कुल कम हो चुका है, आपके हरियाणा के 2 जिले में कम हो गया, राजस्थान के 6 जिले में कम हो गया, गुजरात के 4 जिले में कम हो गया, महाराष्ट्र के 6 जिले में कम हो गया, दानिश कुरैशी के पास जा रहा हूं, फिर मैं डॉक्टर रिजवान आपके पास आऊंगा। 200 जिलों में हिंदू कम हो चुका। अच्छा, और जहां हिंदू तो क्या उन 200 जिलों में अराजकता का माहौल है? क्या उन 200 जिलों में अराजकता का माहौल है? बिल्कुल है। अच्छा, जहां हिंदू घटा है वहां अराजकता है।
जहां हिंदू घटा है इलेक्शन कमीशन उसको संवेदनशील बूथ मानता है, जहां हिंदू घटा है वहां नियम कानून चलते नहीं है, जहां हिंदू घटा है वहां सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम सबका साथ सबका विकास नारी तू नारायणी नहीं चलता। जहां हिंदू घटा है वहां पे दानिश भाई ये जो बात कर रहे हैं, दानिश कुरैशी ये जो बात कर रहे हैं अश्विनी उपाध्याय, इनको उदाहरण के साथ अगर आप समझा पाए कि दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क जहां मुसलमान बहुसंख्यक है और वहां डेमोक्रेसी है या सेकुलरिज्म है? दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क जहां मुसलमान बहुसंख्यक है, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, जहां मुसलमान बहुसंख्यक है और वहां डेमोक्रेसी है और वहां सेकुलरिज्म है, ऐसा कोई अगर आप बता दें? सबको बराबरी का दर्जा है। मैं आपको बताऊं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो ये जो आंकड़े दे रहे हैं ना 200 जिलों के, ये बिल्कुल फेक आंकड़े हैं। अब तक सरकार ने ऐसे कोई भी जिले इस तरीके के जहां अराजकता फैली हो ऐसा कोई भी सरकारी आंकड़ा नहीं। अश्विनी जी मत बोलिए, आप बीच में आप बोल रहे थे मैं खामोश था, आप सुन लीजिए, आपके टर्न पे बोलिएगा। दूसरे नंबर की बात मैं करूं, मैं बात करता हूं, मैं भारतीय हूं और मैं बात करता हूं भारत की। दूसरे किसी मुल्क की बात की कंपैरिजन ये करते रहे अपने पास रखें। अगर इनको कोई मुल्क पसंद आता है तो ये चले। सुनिए अमन सुनिए मेरी बात सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए। सुनिए मैं ईमानदारी से बताइए, कोई ऐसा मुल्क जहां मुसलमान हिंदुओं के अलावा कोई और धर्म, हिंदुओं के अलावा कोई और धर्म या मुसलमान जो है बहुसंख्यक हो और वहां सेकुलरिज्म हो, वो सभी धर्मों को बराबर का अधिकार हो, ऐसा कुछ है तो बता दीजिए। हाँ है कौन सा मुल्क? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हम इंडिया की तुलना किसी भी गैर जमहूरी मुल्क से क्यों करें? सर क्योंकि इंडिया में हिंदू बहुसंख्यक है और वही सेकुलरिज्म की भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ रखा है। नहीं सुनिए मेरी बात, कोई ये बात ही गलत है। ये इस देश में हिंदुओं का छोड़ के बाकी मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, पारसियों का, जैन का सबका अपमान है। अगर कोई भी ये स्टेटमेंट देता है सर एक मिनट, ये फैक्ट है। अगर कोई भी स्टेटमेंट देता है एक मिनट दानिश भाई, तब तक सेक्युलर है तो ये बाकी के सारे मजहबों का अपमान है, उनको माफी मांगनी चाहिए। फैक्ट है भाई, यहाँ पर हिंदू 80% है इसलिए सेकुलरिज्म है। हिंदुओं का बहुसंख्यक होना है सेकुलरिज्म की गारंटी है। अरे किसने कहा 80% है? कहां से ले आए? अभी जंतर मंतर पे आदिवासी आंदोलन कर रहे थे कि हम हिंदू नहीं है। आप क्या बात करते हैं? तो ये क्यों तोड़ रहे? सारे हिंदू हैं भाई। बताइए तो सर, अब आप कहेंगे आदिवासी हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, सिखों की बात करिए, ईसाइयों की बात करिए, पारसियों की बात करिए। आप ये कहकर, सुनिए मेरी बात, आप ये कहकर देश में रहने वाले तमाम धर्म के लोगों का अपमान कर रहे हैं। मत करिए आप ऐसा। चलिए अब डॉक्टर आपको एक देश बताइए जहां अरे आपको जो देश पसंद है वहां चले जाइए। हम तो भारत में नहीं है, नहीं है, और भारतीय संविधान में बिलीव करता हूँ। सर भारतीय संविधान में आप बिलीव करते हैं, टीवी में बैठ के आपको अधिकार है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी इसलिए है क्योंकि भारत देश है मेरा और यहाँ पर जो बहुसंख्यक है वो हिंदू है, इसलिए इतने अधिकार है। वही कहा जा रहा है, वही कहा जा रहा है कि अगर एक वर्ग की आबादी बढ़ेगी तो फिर अराजकता बढ़ेगी। डॉक्टर रिजवान अहमद, अमन जिसको परेशानी है जिस मुल्क में जाना चाहे, अमेरिका जाना चाहे अमेरिका जाए, यूके जाना चाहे यूके जाना चाहे, दुबई जाना चाहे, डॉक्टर रिजवान, अमन भाई हम भारत को चुप कराओ यार। अमन भाई, डॉक्टर रिजवान, अरे इसको चुप करा दो भाई, आराम से आराम से। अमन भाई आराम से। अभी कोई साहब मुझे संविधान बता रहे थे, जी संविधान बता रहे थे कि अनुच्छेद 38 पढ़ो, अनुच्छेद 38 पढ़ो। अनुच्छेद 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है पार्ट 4 में। उसी में अनुच्छेद 44 में यूसीसी भी आता है। तो 38 के साथ साथ पहली बार जरा यूसीसी पढ़ लो। अरे भैया हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा देश है, यहाँ हम मिलके रहते हैं। आप हिंदुस्तान मतलब ये सुनो, इसका मतलब ये पीछे जो इतनी सारी किताबें लगा रखी हैं किसी और को बेवकूफ बनाइए। ये हिंदुस्तान अच्छा याद ही नहीं था। दुनिया में अनेकता में पढ़िए जाके उसका आर्टिकल और दूसरी बात खत्म कर देना चाहते हो। अनुराग आप ही बोलेंगे उनके बाद। अनुराग मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, इनके बाद आपके पास आ रहा हूँ। अनुराग, डॉक्टर रिजवान 30 सेकंड। अमन भाई जी अभी एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मैं तो हिंदुस्तान का हूं, हिंदुस्तान की बात करूंगा। अरे तो करो ना, रोहिंग्याओं की गोद में जाके काहे बैठ जाते हो? रोहिंग्याओं के रिश्तेदार काहे बन जाते हो? करो हिंदुस्तान की बात। कौन कर रहा है?
तो आप जाइए। देखिए अरे सुनिए देखिए मेरी बात, हिंदुस्तान आप एक आपको अच्छा इजाजत है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। चलिए अब अनुराग की बारी है। अब अनुराग बोलेंगे। अनुराग सर, आप भारतीय हैं, हम पाकिस्तान का माइग्रेट करने वाले हिंदुओं के लिए आवाज कम कर दो, मैं बोल पाऊँ। हाँ ठीक है। अनुराग ऑडियो बंद है सबका। अनुराग बोलेंगे सिर्फ। अनुराग बोलिए। देखिए हिंदुस्तान एक अच्छा गुलदस्ता है। यही हमारी खासियत है कि सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सभी लोग एक साथ मिलकर प्यार से रहते हैं। तो इसको प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इसको दूसरे देशों से कंपेयर मत करो। यही हमारी खासियत है, यही मेरी पहचान है, यही हिंदुस्तान की संस्कृति है। हम बाहर जाते हैं तो लोग हमें सम्मान क्यों देते हैं कि वो देश से आते हैं जहां गांधी जी रहते थे, जहां सभी जाति धर्म के लोग। अभी 2 दिन पहले कह रहे थे अरब मुल्क था, अब तो अरब के मुल्क भी भारत की बदनामी हो रही है। अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि भारत की बदनामी हो रही है दुनिया में। अभी 2 दिन पहले आप कह रहे थे। बिल्कुल, अगर कोई भारत की बदनामी करेगा तो टोका जाएगा। क्यों कोट कर रहे थे फिर दुनिया के मुल्कों भारत को? की बदनामी करने वालों पे सजा होनी चाहिए। कौन होते हैं बाहर वाले मुल्क भाई? अभी तो आप 2 दिन पहले आप कह रहे थे अमन भाई बदनामी हो रही है। अमन भाई दूसरे मुल्क हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। उठाएगा तो हिंदुस्तान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश मत करो। जो भारतीय जनता पार्टी घोषित प्रवक्ता हिंदुस्तान को बात करते हैं, ये शर्म की बात है। इसके मतलब हिंदुस्तान को आप डिग्रेड कर। अनुराग भाई अभी 2 दिन पहले आप कह रहे थे कि भारत की बदनामी हो रही है। ये पूछ रहे हैं, बाहर के मुल्क हमारे बारे में बोल रहे हैं। अब आपको 100 बात की एक बात किशोर के साथ। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। आज हम आपको बताएंगे कि देश में किन इलाकों में भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दुश्मन कौन है? दलीप सिंह राणा और द ग्रेट खली को गुस्सा क्यों आया? और किस एमएमएस ने इमरान खान की मुश्किल